ओके, आज जो करने का है सॉल्व, वो आज क्या पढ़ाएंगे बोला था? अच्छा, टॉपलिंग वाला पार्ट ना। टॉपलिंग, ये टॉपिक डालना। देखो, टॉपलिंग का मतलब तो समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है ना? मुझे एक टॉपलिंग एक्सप्लेन करने के लिए वाटर बोतल चाहिए, तो तुम्हारा वाटर बोतल दे दो। देखो, समझने का है, डिफरेंस क्या है दोनों में देखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये वाटर बोतल अभी, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे फोर्स देता हूँ, यहाँ फोर्स देता हूँ, तो ये ऐसे चलता जा रहा है, टॉपल कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसको यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे फोर्स दूंगा, देयर इज गुड चांस कि ये टॉपल कर जाए एक पॉइंट के बाद, ठीक है ना? सब लोग को समझ में आ रहा है? जब कुछ भी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, देखेगा कि सेंटर ऑफ मास से एक mg नीचे गया और एक नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर आया, दोनों सेम लाइन में है, कह के इस पे कोई ये टॉपल ओपल नहीं करने वाला है, ठीक है ना? लेकिन सोचो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, समझना इसको, यही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा समझने का। जैसे कि ये चीज़ है, नॉर्मल रखा हुआ है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसमें बनाया जाए, तो एक किसका सेंटर है यहाँ पे, mg ऐसे आया, और नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है? इसी लाइन पे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि नॉर्मल अगर इधर या इधर लगता ना, तो सेंटर के अबाउट नॉर्मल का एक टॉर्क आ जाता और वो ऐसे घूम जाता, इधर लगता तो ऐसे घूम जाता। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी फोर्स नहीं दिख रहा है, मतलब सेंटर वाले लाइन से दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे जा रहा है। अब क्या हुआ कि इसको अगर मैंने सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे दिया, बिल्कुल टच किया हूं, कुछ तो फोर्स लग रहा है बिल्कुल टॉप पे, इसको 1 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां पे दिया, मान लो, टॉपल होता हुआ दिखा था क्या तुम लोगों को? सिर्फ 1 न्यूटन से टच किया था तो गिरता हुआ नहीं दिखा, लेकिन 1 न्यूटन तो फोर्स यहाँ पे दिखा, आया। अच्छा, इसको 1 न्यूटन का फोर्स दिया सेंटर के अबाउट, अब मैं आके टॉर्क देखना चाहता हूँ। सेंटर पे आकर खड़ा हो गया, देखा mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, इस 1 न्यूटन का टॉर्क आएगा क्या? क्या 0 होगा? अरे, सेंटर के अबाउट देखोगे तो r क्रॉस f है, तो एक नॉर्मल फोर्स आएगा r क्रॉस f इंटू, इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, मतलब टॉर्क तो आ रहा है 1 न्यूटन का, लेकिन फिर भी इसको जस्ट मैं टच करता हूँ 1 न्यूटन से तो ये हिलता भी नहीं या घूमता भी नहीं, ऐसा क्यों? अगर फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन कुछ लोगों ने बोला फ्रिक्शन, मैं बोला ठीक है फ्रिक्शन थोड़ा सा लगा, लेकिन सी के अबाउट देखे तो ये 1 न्यूटन भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहा, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहे, ऐसा ही है, तो इसको ऐसे घूम जाना चाहिए। अरे, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो रहा है, बट जो हम लोग थ्योरी पढ़े उसके हिसाब से तो हो रहा है ना, मतलब कुछ तो इसमें चेंजेस करने की जरूरत है हमारे बीडी में। देखो, 1 न्यूटन के अलावा मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं गिरा, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं हिला, 4-5 न्यूटन तक पहुंचा तो ये ऐसे टिल्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक? कौन से पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है समझो, ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तक ये टॉपल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन अचानक से जब मैं 5 न्यूटन लगाता हूं तो ये बोलता है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉपल कर जाऊंगा। सब लोगों ने देखा ऐसा क्यों हो रहा है? वाई नॉट 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, वाई 5 न्यूटन या फिर 6 न्यूटन पे वो टॉपल करता है? एक कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। जैसे फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शन का क्या मतलब, उसका मेन पर्पस क्या था फ्रिक्शन का? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, बेसिकली दो सरफेसेस को साथ में रखना। नॉर्मल का भी यही, नॉर्मल भी तो एक ही फोर्स का कंपोनेंट था ना रिएक्शन का, तो नॉर्मल का भी मेन पर्पस ये रहेगा कि दोनों सरफेस को जब तक हो सके ना मैं साथ में रखूंगा, जो जो हो सके वो करेगा नॉर्मल। फ्रिक्शन भी जो हो सकता था करता था, राइट में जरूरत है राइट में लगेगा, लेफ्ट में जरूरत है लेफ्ट में लगेगा, शिफ्ट होता था फ्रिक्शन। वैसा ही यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना?
मतलब नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करता है सच दैट ये सरफेस इंटैक्ट रहे। फ्रिक्शन भी यही करता था, अपने आप को अपना मैग्नीट्यूड शिफ्ट करता था, राइट से लेफ्ट भी होता था। पर्पस क्या था कि दोनों सरफेस साथ में टिका रहे। वैसा ही नॉर्मल भी क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा राइट और लेफ्ट सच दैट कि सरफेस साथ में रहे। तो जैसे तुमने ये 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नो डाउट फ्रिक्शन भी आएगा, लेकिन नॉर्मल अपने आप को क्या बोलेगा, क्योंकि मुझे इसको साथ में रखने का है, मैं अब सेंटर में नहीं लगूंगा, मैं थोड़ा सा राइट में आ जाऊंगा ऐसे। और तुमने फोर्स बढ़ाया, नॉर्मल बोलेगा मैं टॉपल कर दूंगा, सॉरी ये 1 न्यूटन बोलेगा मैं टॉपल कर दूंगा, लेकिन नॉर्मल बोलेगा ऐसे कैसे, ये बोलेगा मैं और राइट में चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तुमने और यहाँ पे 4 न्यूटन कर दिया, ये बोला ठीक है मैं फिर भी एडजस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम राइट पे आ जाऊंगा। ठीक, ये नॉर्मल क्यों शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, ताकि सरफेस ये बॉटम इंटैक्ट रहे, ठीक है ना, इंटैक्ट रहे। तो ये 4 न्यूटन को सेंटर के अबाउट देखो ना, 4 न्यूटन क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, नॉर्मल क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उसको बैलेंस करेगा, ठीक है ना, अपने आप उसको बैलेंस करने में लगता है। तो वहीं पे अब नॉर्मल क्या बोला कि नहीं मैं तो अब एंड तक पहुंच गया, सरफेस के बाहर थोड़ी लग सकता है नॉर्मल। वैसा ही तुमने यहाँ पे आकर के 5 न्यूटन जिस पॉइंट पे किया ना, नॉर्मल बोलेगा आई गिव अप, कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता बाहर, ठीक है, वो एक्सट्रीम तक आ चुका है, परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल बोल दिया कि नहीं अब मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो 5 न्यूटन जैसे तुम लगाओगे इस एक्सिस के अबाउट ये घूम जाएगा। समझ में? वही हो रहा है, जैसे तुमने फोर्स लगाया 1 2 3 5 न्यूटन पे आकर के देखो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट ये टॉपल करता हुआ दिखा, एकदम ये कॉर्नर वाले एक्सिस के। हाँ हाँ, देखो क्या होता है इस पॉइंट पे, क्या हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा वाइड बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो बोल रहे समझ में आ रहा है, जैसे मैं ये फोर्स दिया, ये इतना दूर तक आया, लेकिन जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया। वो क्यों हो रहा है, पहले इतना सा लिखो फिर उसको डिस्कस करते हैं। सब लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है, ताकि उसको बैलेंस कर रखे, जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाएगा, फिर उसके बाद वो गिव अप मार देगा जिस पॉइंट पे पहुंचे। फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो क्या इसका टॉपल करना पॉसिबल होता? नहीं। जैसे तुम 1 न्यूटन लगाते ये साइड में से चला जाता, 1 न्यूटन लगाते साइड में से चला जाता, लेकिन तुम अचानक से ऐसे जोर से इसको मारते ना, मतलब इम्पल्स आता, तो वो ऐसे गिर सकता था, ठीक है ना। तो जैसे जैसे तुम 1 न्यूटन 2 न्यूटन कर रहे हो, नीचे फ्रिक्शन भी अपने आप को 1 न्यूटन 2 न्यूटन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए मोशन को, राइट ना। तो फ्रिक्शन भी जरूरी है। और क्यों, जब ये ऐसे रोल कर रहा है ना, उस पॉइंट पे अगर ये रोल कर रहा है तो हर पॉइंट के अबाउट ये अल्फा दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कोई सा भी पॉइंट पे तुम जा करके देखो ना, तो वो फोर्स उसको टॉपल कराएगा ही कराएगा। जैसे तुमने बोला कि सर एक काम करते हैं ना, आप जितना फोर्स बढ़ाना है बढ़ाइए, मैं ये वाला पॉइंट अपना चूज कर लूंगा। अब बताओ इस पॉइंट के बाद ये 5 न्यूटन का टॉर्क तो 0, टॉपल कौन कराएगा फिर? उस पॉइंट के अबाउट भी तो अल्फा दिखना है ना, कौन दिखाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और वो घुमा रहा होगा, और नॉर्मल उसको अब बचाने के लिए ऐसे घुमा रहा होगा। एमजी का भी टॉर्क आएगा, इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पॉइंट पे आओ, यहाँ पॉइंट पे आओ, सब बैलेंस होगा, सब क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। सब घुमाने का मेन पर्पस यही है, फ्रिक्शन। तुमने बोला कि सर सेंटर पे आ जाएंगे, एमजी खत्म, एमजी का टॉर्क खत्म, अब कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन घुमा रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल क्या कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक। अच्छा, अब जो है इस पे आ जाते हैं कि सर कुछ पॉइंट तक जाने के बाद वो वापस क्यों आता है। देखो क्या है सिनेरियो, देखो अब क्या है, तुमने फोर्स लगाया, गुड इनफ, नॉर्मल एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है, इस पॉइंट पे भी तुमने फोर्स लगाता रहा, तो ये क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे स्टैंड करेगा, ठीक है ना। तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन इसका बनाते हैं, कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, एंड लाइक दिस, ठीक है। तुम्हारा फोर्स जो है वो अभी लग रहा है यहाँ पे,
नॉर्मल एज इट इज़ यहीं पे खड़ा है ऐसे, ठीक, और फ्रिक्शन जो है इसी पॉइंट पे ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको फेड कर देते हैं। दिस इज द न्यू पोजीशन। अब इस पॉइंट पे जो तुमने फोर्स लगाया हुआ है वो देखो यहाँ पे 5 न्यूटन के आसपास या 6 न्यूटन 10 न्यूटन के आसपास। नॉर्मल ऐसा ही लगा हुआ है, फ्रिक्शन ऐसा ही लगा हुआ है, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या जो नया पोजीशन है? एमजी नहीं दिख रहा है किसी को? एमजी तो लगेगा ही ऑब्वियसली, राइट ना। एमजी यहाँ पे इसका सेंटर ऐसे, एक्सिस मेरा ये है, ध्यान रखना, ठीक। अब तुमने 5 न्यूटन लगा करके ना इसको सपोज इमेजिन करो कि इतने पोजीशन पे ला करके ऐसे टिकाए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, मतलब सब टॉर्क वर्क बैलेंस है, राइट। लेकिन जैसे ये 5 न्यूटन तुमने हटाया, जैसे ये 5 न्यूटन तुमने हटाया ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क बताओ, 0। फ्रिक्शन का टॉर्क, एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वापस उसी पोजीशन पे लाएगा। तो वो जो mg फोर्स है ना, जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स जैसे हटाया, उस पॉइंट पे mg जो है वो डिसाइड करेगा। mg अगर इस एक्सिस वाले के लेफ्ट साइड में mg लाई कर रहा है ना, वो उसको वापस गिरा देगा इधर ही। लेकिन सोचो एक ऐसा पॉइंट जब तुमने बोला कि नहीं मैं तो गुड एनफ इसको घुमा चुका हूं ऐसे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो उसी पोजीशन पे रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन के। समझ में आ रहा है? जब तुम एकदम बैलेंस करने की कोशिश करो कि यार इस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट पे क्या है कि सारा फोर्स ना उसी लाइन से क्रॉस कर रहा है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एमजी ये सब। तो ये बात समझो कि जब mg लेफ्ट साइड में है और तुमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, इसके बहुत टॉर्क देखो, mg अगर लेफ्ट पे है तो वो लेफ्ट में गिरा देगा। अब mg अगर ये दूसरे वाले पोजीशन में राइट पे आ गया है, तो जैसे तुम इसको टॉप पॉइंट से क्रॉस करके छोड़ दोगे ना, वो खुद ही गिर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको? जैसे इसका जो सबसे बैलेंस पॉइंट है वो मुझे दिख रहा है इसके आसपास, यहाँ के आगे छोड़ दूंगा ये खुद ही गिर जाएगा। मतलब दिस इज द पॉइंट जहां पे mg, नॉर्मल, ऑर्मल, इसका सेंटर सब सेम लाइन पे है। क्लियर है? बस वैसे देखने का। चलो, तो इसको भी नोट ड्रॉ कर लो और 1-2 लाइन लिख लो कि कौन उसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां से ले जाकर के तुम छोड़ दो वो उसके बाद गिर जाए, मतलब टिपिंग पॉइंट। फोर मीटर का एक स्क्वायर ब्लॉक है, 4 मीटर, और इसका मास m, फ्रिक्शन इज गुड एनफ, फ्रिक्शन इज गुड एनफ। ठीक है, और बताना है यहाँ फोर्स ए, F इक्वल टू mg/4, B, F इक्वल टू फाइंड F min to make it to topple it। पहला पार्ट ध्यान दो, पहला पार्ट तुम्हें बताना कि जब फोर्स mg/4 लगा है तो नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ होगा सेंटर से, ठीक है ना। ए पार्ट क्या है? इफ F इक्वल टू mg/4 फाइंड शिफ्ट ऑफ नॉर्मल, शिफ्ट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम सेंटर। टॉपल करेगा तो वो भी बता देना mg/4 पे क्या वो टॉपल कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो कहाँ पे नॉर्मल है।
देखो समझो, पहला वाला पार्ट करते हैं। सेंटर बिल्कुल यहाँ पे होगा, mg ऐसे लगा, ठीक है ना। एक तुमने फोर्स लगाया पहला पार्ट में mg/4, तो अब मुझे देखना है कि mg/4 के हिसाब से नॉर्मल कितना दूर तक शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है ना। अगर नॉर्मल शिफ्टिंग तुम्हें अगर कोई दिखा दे कि नहीं सर ये तो 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर चला गया, मतलब वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, वो टॉपल हो गया होगा, ठीक है। तो इसको मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस जैसा शिफ्ट हो गया, इस वाले लाइन से x डिस्टेंस जैसा शिफ्ट हो गया नॉर्मल। इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हमें पता चल रहा है कि भाई नॉर्मल की वैल्यू जो है वो तो mg के बराबर ही होगी, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में कोई फोर्स है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इतने फोर्स लगाने के बाद भी अगर x की वैल्यू लेस देन 2 मीटर है तो ये टॉपल होने नहीं दिया हुआ होगा, मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। समझ में आ रहा है? किस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है वो? हर एक्सिस के अबाउट, कोई सा भी एक्सिस चूज कर लो, क्योंकि एक के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हर के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ना। ये बात समझ में आ रही है? तो हर के अबाउट वो, तो सेंटर पकड़ना है, सेंटर पकड़ लो, ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ये ले लो, ये वाला पॉइंट लेना है, ये ले लो, कोई सा भी एक्सिस चूज कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इस फोर्स को और एक्स को कंपेयर करने का है, तो मैं सेंटर लूंगा तो मुझे फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन सेंटर लेने में एक दिक्कत है कि फ्रिक्शन भी आएगा। समझ में आ रहा है? ये दिक्कत आएगा कि फ्रिक्शन भी दिख रहा होगा, लेकिन और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता नहीं है इस पॉइंट पे है क्या है, तो ये इसी फोर्स के बराबर mg/4 के बराबर ही होगा, राइट। लेकिन रिस्क क्यों लें? यहाँ पे आकर के मैं ये एक्सिस चूज कर लेता हूँ, इस गिवन एक्सिस के अबाउट देखो इस गिवन एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, mg, यहाँ mg/4 बोल रहा है, इस mg का तो टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, क्लियर है। ये mg/4 बोल रहा है कि मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, और ये mg बोल रहा है मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, ठीक। तो उस हिसाब से अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट p इक्वल टू 0 करें तो mg/4 इंटू यहाँ से कितना डिस्टेंस है 4 मीटर शुड बी इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ से x की वैल्यू आया 1 मीटर, मतलब वो सेंटर से 1 मीटर शिफ्ट किया हुआ है। अब सोचो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 मीटर है तो क्या ये बॉडी के अंदर ही है नॉर्मल? बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अगर बाहर तुम्हारा कैलकुलेशन से बॉडी के बाहर आ रहा है ना तो वो टॉपल कर जाएगा, क्लियर? हाँ, सेंटर ऑफ मास से भी 1 ही आएगा, जहाँ से 1 यहाँ x एक्सिस में बोल रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस पकड़े तो फ्रिक्शन भी कंसीडर किया, फिर सही है। तुम लोग कोई सा भी एक्सिस पकड़ करके सॉल्व करो रैंडम, जरूरी नहीं कि मैंने पी पॉइंट पे आया है तो इसलिए पी से कर रहे हैं, सेंटर से कर सकते हो, ये टॉप पॉइंट से कर सकते हो, इधर के एक्सिस से कर सकते हो, सबके अबाउट सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पूछा हुआ है बी पार्ट कि फाइंड मिनिमम एफ टू टॉपल इट। उसको टॉपल करने के लिए एफ मिनिमम कितना चाहिए? mg/2 या mg? mg आएगा। mg में तो टॉपल करेगा ही, लेकिन mg से कम में भी टॉपल करेगा क्या, ये बात है। मिनिमम है mg/2, काफी लोग mg/2 आ रहा है, बाकी लोग mg/2 होगा ना, ठीक है। कि जितने फोर्स में ये जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल एकदम एक्सट्रीम पे आकर के गिव अप कर दे, एक्सट्रीम पे पहुंच गया है नॉर्मल, मतलब अब उससे ज्यादा तुमने फोर्स लगाया वो टॉपल करेगा ही करेगा, ठीक है ना। mg/2 आ गया, बहुत बढ़िया। अरित्रो बिल्कुल सही।
तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसको mg/4 ना करके f मिनिमम कर देता हूँ और नॉर्मल यहाँ x पे ना रख करके नॉर्मल पूरा का पूरा 2 मीटर पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो f मिनिमम इंटू 4 शुड बी इक्वल टू mg इंटू 2 मीटर तक शिफ्ट हो जाए, तो इससे तुम देखोगे mg/2 आ रहा है। समझ में आया ये पार्ट? ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या आता है, जैसे एंगल ऑफ रिपोज याद है सब लोगों को? एंगल ऑफ रिपोज जो फ्रिक्शन में पढ़े थे, क्या एंगल होता था याद है? कि कैसे करके धीरे धीरे थीटा इंक्रीज करता जाए जिस पॉइंट पे वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके जस्ट गिरना स्टार्ट कर जाए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि तुम्हारा ब्लॉक ए साइड और एच हाइट का है, ठीक है। म्यू की जरूरत गुड एनफ। कैपिटल H हाइट, साइड इज A, मास M, ठीक है ना। परफेक्ट, ये तुम्हारा रेक्टेंगल जैसा है। तुम्हें बताना है फाइंड थीटा मिनिमम। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे ये बोतल समझो, बोतल रखा हुआ है, अगर यहाँ से मैं एंगल इंक्रीज करता जाऊँ तो एक पॉइंट पे आकर के क्या ये बोतल टॉपल कर जाएगा? वही थीटा फाइंड करना है कि फाइंड थीटा मिनिमम एट विच इट विल टॉपल। फाइंड थीटा मिनिमम एट विच इट विल टॉपल। समझना जरूरी है कि क्यों टॉपल करेगा। ऐसे एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो अचानक से एक पॉइंट में उसके दिमाग में ऐसा क्या आएगा कि वो टॉपल करेगा, ठीक है। ऐसे रैंडम कैलकुलेशन नहीं प्रोसीड कर सकते, मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा। कोई लॉजिक बता सकता है कि किस पॉइंट पे आकर के वो टॉपल करेगा, वो कंडीशन क्या रहेगा? कि पहली बात समझते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लियो। बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो बता सकते हो कौन कौन सा इसमें फोर्सेस लग रहे। एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा और mg, ठीक है, और नॉर्मल जहाँ पे वो टॉपल करने का कंडीशन होगा एक्सट्रीम इस पे आ गया होगा, ठीक है। और कुछ होगा क्या? फोर्स जिस पॉइंट पे टॉपल करना होगा वो नॉर्मल जो है शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि नॉर्मल इसको तोड़ करके तो बाहर नहीं जा सकता है, ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल इसको तोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है। अब मैं फिर भी एंगल इंक्रीज करता जाऊंगा ना, तो mg के डायरेक्शन को देखो। क्या mg अपना डायरेक्शन इधर उधर कोई सा भी रैंडम ले सकता है क्या? mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, ध्यान दो अरित्रो, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। यहां पे इसको टॉपल करने से बचा रहा होगा तब तक, कब तक? जब तक नॉर्मल इस पॉइंट से लेफ्ट में है, क्योंकि नॉर्मल का कोई टॉर्क है नहीं, फ्रिक्शन का कोई टॉर्क आएगा नहीं। बचा कौन रहा होगा? mg। mg बोल रहा होगा कि इस एक्सिस के अबाउट, mg अभी भी इसको बोल रहा है कि इधर ही रहे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे तुम एंगल इसको बढ़ाते जाओगे, नॉर्मल क्या एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि जब बिल्कुल इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा हूं, जब इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा हूं तो एकदम टॉर्क जीरो, ठीक, कुछ भी टॉर्क नहीं लग रहा है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब जैसे तुम थीटा इससे और इंक्रीज करोगे तो ये जो mg है ना वो इस लाइन को राइट साइड से क्रॉस कर जाएगा ऐसे।
जैसे राइट साइड से क्रॉस किया अब क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखोगे mg का तो वो बोल रहा है कि नहीं उधर करने का है, वो उधर टॉपल कर जाएगा। समझ में आया? मतलब तुम्हें वो पॉइंट फाइंड करना है या वो थीटा फाइंड करना है जिसमें mg जो है ना इसी लाइन से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि दैट इज द क्रिटिकल थीटा। समझ में आया? बस अटेम्प्ट करके निकालो क्या होगा कि ऐसा थीटा जो एग्जैक्ट mg उसके एज से या फिर कॉर्नर पॉइंट से क्रॉस कर रहा हो। आगे आंसर tan इनवर्स a by h, यही आ रहा है, बढ़िया। अरे वैसे नहीं, उतना उतना टेंशन मत लो, ऐसे भी डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इसको कंपोनेंट में भी तो ब्रेक करके देखो क्या कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इधर आएगा नीचे, कितना होता है ये वाला mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट होता है इधर mg sin थीटा। जिस पॉइंट पे ये दोनों का टॉर्क जो है, क्योंकि और किसी का टॉर्क है नहीं, जिस पॉइंट पे इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले उस पॉइंट पे वो टॉपल कर जाएगा। समझ में? mg इंटू mg cos थीटा इन, हाँ mg sin ऑफ थीटा h/2, mg से mg कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू a by h, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a by h। ठीक है ना, tan इनवर्स a by h। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो जेई में क्या क्वेश्चन आया कि म्यू अगर गुड एनफ नहीं दिया हुआ रहता तो क्या क्या कंडीशंस रहते हैं। कभी इसको इमेजिन कैसे करना है समझो, एक बड़ा सा ब्लॉक ला करके इस टेबल में रख देते हैं, ठीक है ना, इस टेबल में रख दिया। अब ऐसे जैसे 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 मैं थीटा इंक्रीज करता जाऊंगा तो जरूरी है क्या कि वो टॉपल ही कर जाए, स्लिप भी कर सकता है, राइट ना। मतलब अगर ये थीटा जो तुमने फाइंड किया है ये tan इनवर्स a by h, ये थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा आ रहा है तो कभी टॉपल नहीं कर पाएगा, क्योंकि टॉपल करने से पहले वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि ये थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज से अगर ज्यादा आ रहा है तो कभी टॉपल नहीं कर पाएगा, वो स्लाइड करते करते नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। तो जेई मेंस एडवांस में भी ऐसा भी क्वेश्चन था कि थीटा एक म्यू का वैल्यू दे दिया 0.2 या 0.3 के आसपास, टैन ऑफ दैट एंगल भी दे दिया तुम्हें, टैन वर्स इतना एंगल भी, और बोल रहा है कि नहीं जैसे जैसे हम लोग एंगल इंक्रीज करते जाएंगे क्या होने वाला है उसके साथ। तो ऑप्शन हो है कि इट विल टॉपल, इट विल स्लाइड, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन था। ठीक है ना। फॉर म्यू इक्वल टू दिस इट विल टॉपल फर्स्ट, फॉर म्यू इक्वल टू दिस इट विल स्लाइड फर्स्ट, ऐसे मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन था। तो वो रोटेशन में ही मिलेगा तुमको, रोटेशन का PYQ कर रहे होगे तो। क्लियर है। अब बात आता है कि स्पोर्ट्स कार का हाइट जो है वो कभी देखो कि बहुत बस जितना हाइट है स्पोर्ट्स कार, क्या खासियत रहता है स्पोर्ट्स कार में, हाइट एकदम कम और बेस विड्थ देखोगे उसका एकदम चौड़ा। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि सोचो बस या फिर जो नैनो की बात करते हैं, नैनो एकदम बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाया हुआ है उस कार में, ठीक है ना, कोई इंजीनियर उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया, बस ऐसा डब्बा बना दिया गया उसको। ठीक, सब पॉइंट ऑफ व्यू से लोएस्ट रेटिंग लेता है वो। तो जब नैनो को देखोगे ना, यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ है कि नैनो टेस्टिंग करके लेके, वो ऐसा फुल स्पीड में जाता है और ऐसे टर्न मारता है 40 का ही स्पीड, एकदम ऐसे गया और टर्न मारा, क्या चांस है उसका, उसके साथ क्या हो सकता है? ऐसे अगर टॉपल कर जाएगा बाहर, गुड इनफ चांस है, और वो टॉपल करता भी है, उसमें 2-3 राउंड ऐसे मार लेता है आराम से, ठीक है, ऐसे टर्न करके 40 की स्पीड में।
टाटा ने बनाया तो लीगल तो है ही, इलीगल घोषित कर देना चाहिए उसको ऐसे। ठीक है, नैनो वैनो का ये सब देखोगे तो 40 की स्पीड में टर्न मारे, 2-3 राउंड मार लिया, ठीक है ना, मतलब टॉपल कर गया वो, अपने बाहर वाले टायर के अबाउट टॉपल कर रहा है, मतलब नॉर्मल जो है ना शिफ्ट हुआ वहां तक, फिर उसके बाद जो उसमें फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस नहीं कर पाया इसलिए गिर जाता है। ठीक, स्पोर्ट्स कार क्या करता है, वो जानबूझ करके उसका डिजाइन ऐसे किया रहता है ना कि उसका हाइट कम रहे, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे आना चाहिए, और टायर का विड्थ ज्यादा रहे ताकि नॉर्मल को शिफ्ट करने के लिए ज्यादा जगह मिले। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस का विड्थ अगर तुम ज्यादा रखोगे तो नॉर्मल को शिफ्ट होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, तो देयर इज गुड चांस कि वो काफी हद तक सरवाइव कर ले। ठीक है ना, तो ये चीज, अब डिजाइन देखते हैं इसका क्या होता है, कि टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू, इसको ड्रॉ कैसे करें, पहले समझना कि फॉर एग्जांपल ऐसे मानते हैं कैसे टर्न, ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना कि ज़्यादा स्पीड में गाड़ी जाकर के टर्न करें तो उसमें टॉपल होने की वो ज़्यादा रहेगा कंडीशन, आराम आराम से धीरे धीरे जाओगे तो तुम्हारा टाटा नैनो भी टॉपल नहीं करेगा। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं, यार ये टॉप व्यू बनेगा, इसको फिर भी साइड व्यू के टर्म्स में ऐसे बना लेते हैं, ये पीछे नंबर प्लेट है, ये समझो WB कुछ कुछ, और ये टायर्स है, सो गुड इनफ हाइट, सील, ये समझना, इसका सेंटर ऐसे, और ये V स्पीड से इधर जा रहा है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, समझो अब इसमें क्या क्या लग रहा है कि जैसे ये टर्न मार रहा है तो क्या ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, मुझे कार के अंदर से जाकर के चीज़ों को देखना है, इसका एक्सेलरेशन mv² बाय r सेंटर की तरफ है, अगर इसके अंदर बैठ करके देख रहे हो तो एक सूडो फोर्स लग रहा है जो किधर रेडियली बाहर लग रहा होगा। ठीक है, रेडियली बाहर mv² बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर पे ही mg लग रहा होगा नीचे, mg ऐसे, दोनों टायर से फ्रिक्शन सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा ऐसे, फ्रिक्शन। ठीक, यही फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा mv² बाय r को बैलेंस कर रहा है। ठीक, और कोई फोर्स दोनों टायर से नॉर्मल आ रहा होगा, इस टायर का नॉर्मल को मैं बोल देता हूँ N1, और इस टायर का नॉर्मल को बोल देता हूँ मैं N2। ठीक है, जब ये नॉर्मल ग्राउंड पे ऐसे सीधा चल रहा होता है ना, तो ये जो नॉर्मल है ये बिल्कुल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है दोनों टायर्स में, लेकिन जैसे ही ये ऐसे टर्न मारता है तो नीचे के अबाउट देखो क्या हो रहा है, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट देखो क्या हो रहा है, या तो इस पॉइंट को चूज कर लो या इस पॉइंट को, क्योंकि टॉपल होने वाला है बाहर वाले टायर के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट ही हम लोग पहले कंसीडर करते हैं। वैसे सेंटर के अबाउट भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट आकर देखो तो फ्रिक्शन का 0, N2 का टॉर्क 0, mg जो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बचा के रखना चाहता हूं, मतलब ग्राउंड से ही इंटैक्ट रखना चाहता हूं, और mv² बाय r क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें क्लॉकवाइज पलटा देना चाहता हूं। इसीलिए देखो जो पलटाने का एफर्ट है ना, वो तुम्हारा जितना वेलोसिटी ज्यादा उतना ज्यादा उसका टॉपलिंग का कंडीशन ज्यादा, और जितना ज्यादा रेडियस का मतलब जितना स्टीप टर्न उतना ज्यादा उसका गिरने का कंडीशन ज्यादा। समझ में आ रहा है, रोड जितना ज्यादा शार्प कर्व होगा उतना ज्यादा वो गिरने वाला है। तो mg ने बोला कि ठीक है मैं बचाऊंगा, mv² r ने बोला मैं तुम्हें पलटाऊंगा, लेकिन उसके अलावा ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स क्या उसको बचाना चाह रहा है, पलटाना चाह रहा है, पलटाना चाह रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीज़ है। यहाँ पे एक इक्वेशन जो मुझे बनता हुआ दिखेगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू mg, इतना सा पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद और बाकी इस पर बनाते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल भी टॉपल कराएगा।
हाँ हाँ डिफरेंस आएगा ना उस केस में। बैंक रोड में तुम ज़्यादा स्पीड से चल सकते हो, ये बात पता है। बैंक रोड में ऐसे आओगे तो तुम्हारा जो है नॉर्मल फोर्स जो है ना ऐसे इंक्लाइन जा रहा है, ठीक है। एमजी और ज़्यादा इस लाइन से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है ना। वो बैंक रोड वाला भी एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन पहले प्लेन रोड वाला करते हैं। अच्छा देखो, अब जो है क्या इस पे टॉपलिंग कंडीशन में क्या होगा, कौन सा टायर उठने का चांस है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला तो एट टॉपलिंग कंडीशन देखो कि एट पॉइंट ऑफ टॉपलिंग, पॉइंट ऑफ टॉपलिंग कि उसने उतना स्पीड हिट कर दिया कि भाई अब टॉपल होने वाला है, तो एट पॉइंट ऑफ टॉपलिंग n1 विल बी टेंडिंग टू 0। n1 जो है 0 को टेंड कर गया, ठीक। इसको इधर लिखते हैं, एट पॉइंट ऑफ टॉपलिंग n1 विल बी टेंडिंग टू 0, मतलब n1 अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट से अब लिफ्ट हो गया है, तो इस पॉइंट पे अब इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखोगे तो क्या दिखेगा, mv²/r का टॉर्क और mg का टॉर्क एक दूसरे को जस्ट बैलेंस क्यों है कि अगर उससे थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ी ना या रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ ना तो ये पलट जाएगा, ठीक। मतलब mv²/r जो भी इसका टोटल हाइट है h उसका हाफ, टोटल हाइट है h का हाफ, ये हो गया टॉपलिंग टॉर्क। और उसको बचा कौन रहा है, mg। mg बचाने वाला टॉर्क जो भी उसका व्हील विड्थ है w डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे आकर के जस्ट अब वो बचा हुआ है, तो यहां से अगर देखोगे ये 2 कैंसिल, मास m कैंसिल, तो v आएगा, v मिनिमम या v मैक्सिमम वो आएगा r ओमेगा g बाय h का अंडर रूट। ये इतनी स्पीड से तुमने अगर ज्यादा स्पीड में उसको चलाया तो वो टॉपल कर जाएगा। इक्वेशन वाइज समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? इतना से पहले नोट डाउन करो, फिर आप एनालिसिस करते हैं कि स्पोर्ट्स कार में क्या खास बात होनी चाहिए कि उसकी मैक्सिमम स्पीड टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। दिस इज द टॉपलिंग स्पीड। हाइट कम होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें विड्थ ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखो अब इसमें कि अब हम लोग को क्या चाहिए कि स्पोर्ट्स कार की खासियत, मतलब कुछ मुझे ऐसा कार बनाना है जो इस कर्व में भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ ऐसे चला जाए, ठीक है ना। मतलब इस वेलोसिटी वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना है। वेलोसिटी वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना है, ग्रेविटी को कुछ कर सकते हो क्या तुम? नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रोड जो है वो गवर्नमेंट बनाई होगी, जो भी है, तो आर और जी को तो तुम टच ही नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ये विड्थ को क्या करना होगा सच दैट वी मैक्स बढ़े, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा कार बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों टायर के बीच का जो गैप है ना वो ज़्यादा हो, ठीक। बी बढ़ाना पड़ेगा डब्ल्यू को, और जो हाइट ऑफ कार है उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। इसीलिए कार जो स्पोर्ट्स कार तुम्हारी देखोगे तो इतने ही हाइट के ऐसे दिखता है साइड से। ये बैक व्यू है, समझ में आ? कि हाइट मिनिमम जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास उसका नीचे रहे उतना ज़्यादा उसका चांस है कि वो टॉपल नहीं करेगा, और जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि वो टॉपल कर जाएगा। तो स्पोर्ट्स कार का डिज़ाइन में ये इम्पॉर्टेंट रखा जाता है कि डब्ल्यू मैक्स हो और एच मिनिमम। क्लियर है? समझ में आना ये चीज़? कॉन्सेप्ट तो ये है अब, लेकिन इसका एप्लीकेशन जी एडवांस में किसी भी चीज़ को लेकर के तुमसे पूछ सकता है।
कुछ डाउट, कुछ इश्यूज तो पूछ सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये पूरा? अच्छा, एक और चीज़ इसमें टॉपलिंग में हम लोग देखते हैं। साइकिल सब लोगों ने चलाया है? साइकिल, उसमें जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो तुम साइकिल को पकड़ के सीधा ऐसे वर्टिकली चल सकते हो, लेकिन जब टर्न आता है तो क्या ऐसे सीधे सीधे ऐसे कर देते हो? फिर ऐसे थोड़ा बेंड होना पड़ता है, फिर ऐसे करते हो। कभी किसी ने ट्राई किया है सीधे चलते चलते ऐसे, जो जब सीख रहे थे क्या होता था? बाहर की तरफ गिर जाते थे, राइट ना? तो बस वही हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि साइक्लिस्ट जो है कर्व पे बेंड क्यों करता है, राइट ना? कर्व पे बेंड क्यों करता है? तो जैसे एक वो बना लेते हैं कि साइक्लिस्ट जो है, हाँ बाइक में तो बिल्कुल एक्स्ट्रा इससे नॉर्मल फोर्स भी एक Ask the uninitiated about the first thing that amazes them about MotoGP. And surprisingly, it's not always about the speeds, even though सपोर्ट लेता है। देखते हो उनका घुटना टच हो जाता है। ऐसे ये विड्थ W ले लेते हैं और इसका सेंटर जो है उसका हाइट H ले लेते हैं। ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो ये जैसे रोड पे जा रहा है तो इसका साइड व्यू क्या दिखेगा? अब इसको टर्न लेना है ऐसे एक रोड पे, ऐसे नहीं मिलेगा। साइड व्यू से अगर देखोगे ना, बैक व्यू से, तो साइक्लिस्ट ऐसा है, दिस इज द मैन, यहाँ पे ये दिखा पैर ऐसे उतरा हुआ है और ये थोड़ा सा टिल्टेड है। इस टाइप से ग्राउंड से इसका एंगल थीटा बना हुआ है, ये देख पा रहे हो? जिसमें इसका सेंटर जो है पूरी बॉडी का सेंटर C इस व्हील बेस से H हाइट पे है। डायग्राम क्लियर है या फिर थोड़ा होच पोच हो रहा है? समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये अब मुझे बताओ, जब ये सामने से यहां से ऐसे आ रहा है और इसको टर्न लेना है ऐसे, ठीक है ना, तो सूडो फोर्स लगेगा क्या? एक देखो ध्यान दो, ऐसे रोड ऐसे टर्न है और साइक्लिस्ट ऐसे आ रहा है टर्न लेने के लिए, तो तुम लोग भी ऐसे टिल्ट कर जाते हो, ठीक है? रोड में ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा इस टाइप से, तो एक सूडो फोर्स लगता हुआ दिख रहा है मुझे ऐसा, सॉरी mv²/r। इसी पे mg भी लगेगा ऐसे, mg, ठीक। और नॉर्मल फोर्स एक आएगा बिल्कुल यहाँ से ऐसे नॉर्मल, और कुछ एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऐसे, ठीक। अब सोचो जब ये बिल्कुल वर्टिकल होता, जब ये बिल्कुल वर्टिकल होता तो वर्टिकल के केस में सिनेरियो क्या होता है? mg नीचे लगा बिल्कुल ऐसे, नॉर्मल ऐसे लगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ग्राउंड से ऐसे, और फ्रिक्शन यहाँ से उसके टायर पे ये, और mv²r बिल्कुल ऐसे लगा। जब वर्टिकल होता तो यही होता कि सीधा जा रहा है, बिल्कुल अपने आप को टिल्ट नहीं किया ये। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क देखूं तो आएगा क्या टॉर्क? mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। mv²/r इसको क्या करेगा? रोटेट करके गिरा देगा ऐसे। यही होता है कि जब तुम साइकिल ऐसे चलाते हुए जाते हो ना, और बिना अपने आप को टिल्ट किए सीधा सीधा ऐसे टर्न करते हो, तुम्हारी टेंडेंसी है कि mv²/r का टॉर्क तुम्हें बाहर की तरफ गिरा देगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब यही mv²/r का जो टॉर्क है जो तुम्हें बाहर गिराना चाह रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए तुम क्या करते हो? अपने आप को टिल्ट करते हो। सोचो ना, mv²/r के टॉर्क को कौन बचाएगा तुम्हें? यहाँ पे mg, जो अपने आप को टिल्ट करके तुमने mg को इस लाइन से थोड़ा लेफ्ट में ढकेल दिया, टिल्ट करके
एम वी स्क्वायर बाय आर तो इसी लाइन पे, नॉर्मल इसी लाइन पे, फ्रिक्शन भी इसी लाइन पे, लेकिन अपने आप को टिल्ट करके तुमने एम जी को थोड़ा लेफ्ट में ले आया, समझ में? ऐसे टिल्ट किए, एम जी थोड़ा लेफ्ट में आया। अब जो एम वी स्क्वायर बाय आर का जो टॉर्क है उसको एम जी का जो है एंटी टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो बस अब तुम्हें इस केस में ये फाइंड करना है कि फाइंड थीटा फॉर अ गिवन वेलोसिटी एंड रेडियस आर। कैसे करोगे? मतलब इस वाले टॉर्क को तुमने एम जी के एंटी टॉर्क से बैलेंस कर देना। ट्राई करो। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट कि क्यों बेंड करते हैं? ताकि एम जी मेरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और एम वी स्क्वायर बार सूडो फोर्स के टॉर्क को जो है एम जी बैलेंस कर दे। एम वी स्क्वायर बाय आर एच साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी एच कॉस ऑफ थीटा।